वेलकम एवरीवन, स्वागत है आज की मेरी इस नए वीडियो में। आज लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक, नया सिस्टम, इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सदा हमको कहा जाए चालक में लेकर चलना है। चालक में सदा विद्यमान भी रहता है। आप सोच रहे होंगे क्या है ऐसा जो हमेशा चालक में विद्यमान रहता है, और हम उसको चालक बोल रहे हैं, कंडक्टर बोल रहे हैं, लेकिन चालक में हमेशा रेजिस्टेंस विद्यमान रहता है। तो आज हम लोग लेकर चलेंगे क्या, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। प्रतिरोध है क्या चीज़, प्रतिरोध की क्या विशेषता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है क्या चीज़, प्रतिरोध पर करना क्या होता है, इस पर काम करेंगे आज। इस पर जाने से पहले आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको नई जानकारी मिलती है, कुछ बातें अच्छी लगती है, तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप तक मैं नई नई जानकारियाँ और नए वीडियो लेकर आते रहूँ। चले आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं। हेडिंग हमारा होगा क्या आज का, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, और उस पर हम काम करेंगे। हेडिंग मैंने पहले से डाल के भी रखा है इस पर। चलिए, प्रतिरोध है क्या चीज़, उस पर काम करते हैं। तो देखें होगा क्या इसमें, एक मैं बेसिक चीज़ों पर पहले काम कर दूँ। बेसिक क्या होते हैं, और बेसिक मतलब हमारे आसपास की चीज़ों पर हम देखते हैं। मान लो कोई रोड है, दो चीज़ों पर काम करते हैं। ये रोड है, इस रोड पर कोई व्यक्ति चल रहा है, गाड़ी से चल रहा है। इस रोड पर कोई व्यक्ति गाड़ी से चल रहा है, उस पर तो रोड पर ऐसा तो नहीं कि वो अकेला चल रहा है, और बाकी लोग भी तो चल रहे हैं, उन्होंने भी तो टैक्स दिया है भाई, रोड का टैक्स दिया है, तो वो भी तो उनका भी अधिकार है। ऐसा तो नहीं कि आप अकेला रोड टैक्स दिए गवर्नमेंट को, ऐसा तो नहीं है। आपने टैक्स दिया तो ये भी तो है, ये लोग भी रोड टैक्स दिए, ये लोग भी चल रहे हैं। तो क्या आप बिल्कुल एक स्पीड से चले जाएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गाड़ियां भी तो चल रही है इस रोड पर। ठीक। दूसरी बात, ये आपकी क्या कर रहा है, एक बात ये हुआ कि ये जो अन्य गाड़ियां जो है आपके वेग को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, रुकावट कर रहा है। वैसे ही आपके गाड़ी और रोड के बीच, आपके गाड़ी के टायर और रोड के बीच में घर्षण है, एक बल लग रहा है, जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है, घर्षण, फ्रिक्शन। वो क्या करता है, वह जो है हमारे गाड़ी को भी रोकने का प्रयास करता है, ये भी एक कारण है। तीसरा और देखें, रोड में बहुत जगह ऐसे रहते हैं गड्ढा, ऑटोमेटिक रोड ब्रेकर है, ऑटोमेटिक नेचुरल रोड ब्रेकर बोलूँ मैं इसको, बने रहते हैं। नेचुरल रोड कहा जाए, स्पीड ब्रेकर है, नेचुरल, मैंने कहा नेचुरल, इसको बनाया नहीं जाता, बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का स्पीड कम करते हैं। और उसके बाद आर्टिफिशियल रोड ब्रेकर बना रहता है, कौन सा, ये जिसको हम लोग बोलते क्या है, गति अवरोधक। ये 3-4 चीजें मैंने बताया जो इस गाड़ी के वेग को क्या कर रहा है, अवरुद्ध कर रहा है। ठीक है, और यही सब क्या है, इस गाड़ी के गति का अवरोधक है, और गति अवरोधक कहते हैं इसको। वैसे ही सिमिलर बिल्कुल हमारे चालक तार रूपी रोड में, मैंने इसको पथ कहा है, परिपथ है, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित होनी है, चलना है, विद्युत धारा को प्रवाहित होनी। चलिए तार को थोड़ा ऐसे कर दो, बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए तार है, ठीक, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित होनी है। तो क्या विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल एकदम से बिना रुकावट के चलेगा क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा वो भी। इसमें भी ये तार है, इस तार का भी क्या होगा, प्रतिरोध होगा, इस पथ का भी प्रतिरोध होता है। ठीक, मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना, इसमें नेचुरल, यहाँ पर देखें नेचुरल गड्ढा हुआ है, वैसे इसमें भी नेचुरल चीज़ें होती है, जिसके कारण यह इसमें या किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह जो है बिल्कुल फ्री नहीं होता, बिल्कुल निरापद नहीं होता, वो कहीं न कहीं रुकावट से
आगे बढ़ता है। हम भी जानते हैं, हमारे जीवन में जानते हैं हम लोग क्या, किसी व्यक्ति का आगे बढ़ना एकदम से फ्री नहीं होता, एकदम से आगे नहीं बढ़ जाता व्यक्ति। कई लोग उसके टांग खींचते हैं, कई रुकावटें आती है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। और उन रुकावटों से यदि आदमी हार जाए तो आगे नहीं बढ़ पाता। बस वैसे ही हमारा जो विद्युत धारा है ये भी इन रुकावटों से यदि हार जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखें आगे बढ़े, इस पर कारण क्या है, रुकावट का कारण क्या है। हम जब क्या करते हैं, किसी चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, विभव में अंतर लगाते हैं। विभवांतर हमको मालूम है, ट्रांसलेशन हमको करना है। विभवांतर जब लगाते हैं तो ठीक पूरे चालक तार में विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाता है, और इस विद्युत क्षेत्र के कारण इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाह के लिए कौन जिम्मेदार है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तो निश्चित है आवेश प्रवाहित होने लगती है, और जब आवेश प्रवाह को हम समय के सापेक्ष आकलन करते हैं या समय के सापेक्ष उसको लेते हैं तो क्या बन जाती है, वही धारा बन जाती है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उस विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरित होकर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, विपरीत दिशा में चलने लगते। और विपरीत दिशा में चलते हैं तो वो क्या होते हैं, मार्ग में उसके धन आयन मिलते हैं और उन धन आयनों से टकरा जाते हैं। जैसे कई बार होता है फिल्मों में, आप लोग देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दौड़ा रहा है तो सामने वाला व्यक्ति कई लोगों से टकराते रहता है, उसका वेग डिस्टर्ब होते जाए, जबकि पीछे वाले व्यक्ति को रास्ता क्लियर मिलते रहता है, क्योंकि सामने वाला उसको रास्ता क्लियर करके दे रहा है। तो टकराते जाता है, इस फलस्वरूप उसका वेग क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। और वही वेग डिस्टर्ब मतलब गति में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या होने लगते हैं, निम्न विभव उच्च विभव वाले से इधर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और धन आयनों से क्या होते हैं, टकराते हैं, जिसके कारण उसके वेग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यही कमी होने के कारण को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यही प्रतिरोध है, कारण ये है उसका, उसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक, अब कुल मिलाकर देखिए तो हमारे पास एक सिस्टम बन रहा है, एक डेफिनेशन बन रहा है। मतलब क्या, कोई चालक, ये चालक है, अपने में धारा प्रवाहित होने की में अपने में से धारा प्रवाहित होने के लिए जो रुकावट डालता है उसे, उस चालक का हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। जैसे कोई सड़क अपने में से गाड़ी के वेग को कम करने के लिए या गाड़ी के चलने के में जो रुकावट डालता है उसको हम क्या कहते हैं, गति अवरोधक कहते हैं। ठीक है, कोई रोड जो है, हर रोड का अलग अलग गति अवरोधक होता है, ऐसा नहीं कि सब रोड में एक ही जैसे। वैसे ही हर चालक का क्या होता है, अलग अलग प्रतिरोध होता है, उसको बाद में देखेंगे अभी। ठीक, किसी रोड में हम बहुत स्पीड से चलते हैं, किसी रोड में एकदम से स्लो चलना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसमें अवरोध ज़्यादा है। वैसे ही सिमिलर हर चालक का अलग अलग प्रतिरोध होता है, जैसे हर रोड का क्या होता है, अलग अलग अवरोध होता है। देखिए इस पर, मतलब कोई चालक अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे उस चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं या रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सामान्य डेफिनेशन बना। अब हम किसी चालक में विभवांतर लगाते हैं उसके सिरों के बीच में, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होती है वह उस चालक के प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा, हम कितना भी विभवांतर लगाएं, ठीक है, कितना भी विभवांतर लगाएं, यदि उस चालक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो उसमें धारा प्रवाह बहुत ही कम होगी। जैसे मैं इसमें रोड की भाषा में बात करूं, हम कितना भी एक्सीलेटर दें, कितना भी गाड़ी का एक्सीलेटर देख रखें और यहाँ पर जाम लगा है, बिल्कुल ऐसे जाम लगा है, गाड़ियों का झुंड लगा है, ब्रेकर, तो क्या गाड़ी हमारे आगे बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी। सिमिलर वैसे ही हम कितना भी विभवांतर बढ़ा दें, विभव में अंतर बढ़ा दें, विद्युत क्षेत्र लगा दें, और यदि उस चालक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो उसमें धारा का प्रवाह बहुत कम स्पीड से होगी, कम होगी। बिल्कुल रोड से सीखे, आप जब रोड में चलेंगे तो आपको याद आएगा, अरे ऐसा प्रवाहित करते हैं, धारा ऐसी होती है, कुछ सिखाया गया था, हम लोग कुछ जानते हैं करके। जुड़े, फिजिक्स को जोड़ेंगे हम अपने आसपास की चीज़ों से तो जल्दी सीखते हैं। बिल्कुल रोड और इसमें वही चीज़ें हैं।
तो चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले, उसके बाद और इस पर काम करेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ अभी तो हमारा सामान्य डेफिनेशन हुआ, मैंने एक समझाया, आपके दिमाग में बैठाया। उसके बाद बात आती है क्या, इसका कहा जाए भौतिक विश्लेषण करेंगे। भौतिकी में इसमें कैसे, तो देखें V, I और R तीन चीज़ें आ रही है, वोल्टेज, विभवांतर, दूसरा धारा और तीसरा रेजिस्टेंस, और तीनों में संबंध हमारे, ठीक है, ओम महान वैज्ञानिक रहे, उन्होंने हमको बता दिया है। और उसमें पिछले वीडियो मैंने कहा था, उस टॉपिक में कहा था कि यही क्या है, इस चैप्टर का है या इलेक्ट्रिसिटी का पूरा क्या है, जीवन रेखा है। इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए डेफिनेशन में सिंपल डेफिनेशन लिखूं, उसके बाद इस पर काम करते हैं। चलिए ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा, आप देख सकते हैं अच्छे से, ठीक। अब बात आती है, चलिए मान लो किसी चालक के सिरों के बीच हमने V विभवांतर लगाया, ठीक है। यदि किसी चालक के सिरों के मध्य V विभवांतर लगाने पर उसमें कितनी I धारा प्रवाहित हो रही हो, तथा चालक का प्रतिरोध, क्या लेते हैं हम लोग अक्सर, प्रतिरोध R है, ठीक है। चालक का प्रतिरोध क्या ले लीजिए, R है। एक्चुअली प्रतिरोध थोड़ा सा और इसमें मैं क्लियरेंस कर दूं चीज़ों को, एक्चुअल क्योंकि मैं दैनिक जीवन या दैनिक हमारे आसपास की चीज़ों से जोड़ना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है, और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे आसपास गुजरेंगे वो चीज़ें, वो घटनाएं घटित होंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ों को तो मैंने साइंस में पढ़ा है, ऐसे साइंस में भी होता है, लेकिन बस वहाँ पर नाम अलग है, यहाँ पर नाम अलग है। इन चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे मैं बोलूँ ये चालक है, तो चालक का गुण क्या है, चालकता, धारा प्रवाहित करना, और प्रतिरोध क्या है उसका, उल्टा है, विरोध करना है। तो वैसे ही जैसे हम भी एक चालक हैं, मानव भी एक चालक है, हमारे में भी गुण भी है तो अवगुण भी है। ऐसा नहीं है कि चले पूरा 100% आइडियल है, ऐसा तो नहीं है, कुछ गुण है तो कुछ अवगुण। वैसे ही चालक में भी चालकता का गुण है तो प्रतिरोधकता का अवगुण तो बोल सकते हैं, चाहे प्रतिरोधकता का भी गुण है। दोनों चीज़ें होती है। चालक इसका मतलब है कि कंप्लीटली 100% चालक ऐसा नहीं होता, ठीक। देखिए इस पर चालक का प्रतिरोध R है, तो हम जानते हैं किससे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या रिलेशन है, V = I/R, हमने पढ़ा हुआ है। वीर मैंने बताया था याद करने का, वीर फिल्म का नाम भी है, उसके हिसाब से भी याद रख सकते हैं। देखिए जैसे भी याद हो, तो R = क्या आ रहा है, V/I। ये एक हमारा और डेफिनेशन बनाता है, मतलब किसी चालक का प्रतिरोध को हम इस सिस्टम से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और वह होगा क्या, किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें बहने, विभवांतर लगाए तो धारा बहेगी, ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध R, उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो उसको भी लिख देता हूं मैं, चलिए अच्छे से पहले समझ लें चीज़ों को। किसी चालक का प्रतिरोध उसके सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर V और उस चालक में बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। और यही क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध का गणितीय रूप भी है एक प्रकार से। तो चलिए मैं इसका डेफिनेशन भी आप लोगों के लिए लिख दूं, ताकि इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ये है इसका डेफिनेशन। एक सेकंड डेफिनेशन बनता है जो बहुत ही किस हिसाब से बना है, किसी चालक का प्रतिरोध चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें या उस चालक में बहने वाली धारा के अनुपात के बराबर होता है। चलिए जन्म तो हो गया, अब जो हमारी इसमें संस्कार बचे हैं, कौन से संस्कार, मात्रक और विमीय सूत्र का संस्कार बचा है। संकेत को भी लेंगे, तो मैं चीज़ों को लिख देता हूँ। चलिए सिंपल है, पहले चलिए इसको लेते हैं संकेत में। चलिए इसका जो संकेत होता है प्राय इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक। प्रतिरोध का संकेत इस तरह से दर्शाते हैं और इसको प्रतिरोध का, चलिए संकेत हो गया।
अब इसी को परिपथ में लेते हैं, परिपथ में यदि संकेत लेते हैं तो इसको इस तरह से दर्शाते हैं। देखिए ये हमारा प्रतिरोध हो गया। परिपथ में ये संकेत लेते हैं, मान लो कहीं पर परिपथ हम ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ वो संकेत को, ये तो अंक की संकेत हो गया। ये परिपथ में यदि हमको कहीं पर रेजिस्टेंस दर्शाना है तो इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक, इसी को यदि परिवर्ती रूप में लें, परिवर्ती प्रतिरोध के रूप में लें, मतलब रिहोस्टेट, बदलता हुआ, ठीक है, तो उसको इस तरह से दर्शाते हैं। इस तरह से परिवर्ती प्रतिरोध का ये संकेत होगा। इसी में और लेंगे विभव के लिए, तब इस तरह से चलेंगे इस पर। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विभव विभाजक। ठीक है, विभव प्रतिरोध भी बोल सकते हैं या विभाजक, ये भी चलता है। इस तरह से इसका सिंबल्स लेते हैं। अब बात आती है मात्रक। चले मात्रक देखें तो मात्रक के लिए काम करें तो यहाँ पर जिनसे मिलकर बना है वही के हिसाब से मात्रक होंगे, उसका कुल के हिसाब से नाम निर्धारण होता है। तो वैसे ही देखिए भी का मात्रक ऐसा ही मात्रक में चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं हेडिंग इसको मिटाकर इस पर काम करूँ। चले मात्रक पर बात करते हैं। तो इसमें चलिए दूसरा हमारा काम क्या है, मात्रक का, यूनिट का। मात्रक हमारे पास क्या आया था, R = V/I। ठीक, SI मात्रक में चलते हैं, SI मात्रक। चलिए तो V का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक बटे I का मात्रक। ठीक, V का मात्रक क्या हमारे पास वोल्ट है और I का मात्रक क्या है, एम्पियर। ये हमारा मात्रक बना, लेकिन वास्तविक कहा जाए तो मूल रूप से यही मात्रक है इसका, किसका, प्रतिरोध का। फिर बात आती वही निकनेम और कहा जाए पेट नेम में, मूल नाम और व्यवहारिक नाम में। तो यहाँ पर देखिए इस वोल्ट प्रति एम्पियर को महान भौतिक वैज्ञानिक, जिसके माध्यम से हम प्रतिरोध को जाने पहचाने, उसके सम्मान में ही रखा गया क्या, ओम। तो इसको कहा गया क्या, ओम। ठीक, मतलब वोल्ट प्रति एम्पियर को क्या कहा गया, ओम कहा गया। मतलब किसी भी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, SI मात्रक क्या है, ओम है। संकेत मैंने बताया, इसको ऐसे लिखते हैं, परिपथ में इस तरह से इसको समायोजित करते हैं। अब बात आ गई, ओम हो गया। अब बात आती चलिए क्या, इसका विमीय सूत्र। तीसरा काम इस पर चलते हैं क्या, विमीय सूत्र में। ये भी बहुत आवश्यक है, जो आपके पेपर के लिए 1 या 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो इसका विमीय सूत्र देखिए, विभव क्या चीज़ है, कार्य की माप, W/Q। मैं इसमें काउंट तो नहीं करूँगा, सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग जानते हैं, चीज़ों को करते हैं। धारा क्या चीज़ है, आवेश प्रवाह की दर है, या सीधा सीधा धारा का मात्रक, धारा का तो हमको जानते हैं। ठीक, ये आएगा। विभव क्या चीज़ है, कार्य की माप है, आवेश बटे क्या, कार्य बटे आवेश। चाहे तो उसको काउंट कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड से हो सकता है। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, चलिए कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, तो सीधा होगा क्या, M L 2 T-3 और A-2। जब काउंट करेंगे तो इसका विमीय सूत्र जो मिलता है हमको, ML2 T-3 A-2। ठीक, यह जो है रेजिस्टेंस का एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हमको काम करने हैं वह होगा क्या, रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, किसके कारक। जैसे हमने रोड में लिया था ना, रोड में कई प्रकार के रेजिस्टेंस लिए थे, क्या क्या सिस्टम थे जो गाड़ी की गति को अवरोध कर रहा है। वैसे ही हमारे परिपथ में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, मैं प्रॉपर्टीज ही बोलूँगा उसका, उस परिपथ का क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण हैं, जो हमारे चालक, हमारे द्वारा लगाए गए विभवांतर के कारण उसमें बहने वाली धारा को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ऐसे कौन कौन से उसके गुण हैं,
चले इसके बाद इस पर काम करते हैं। इसमें जाने से पहले एक और ले लेते हैं, क्या 1 ओम का प्रतिरोध किसको कहेंगे, इस पर भी काम कर ले। 1 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, चलो उस पर भी काम कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 ओम का प्रतिरोध, 1 ओम का प्रतिरोध, इसके लिए क्या हमको मालूम है, चूंकि R इक्वल टू हमारे पास क्या अवेलेबल है, V/I, जहाँ पर भी क्या चीज़ है, चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर है, I क्या चीज़ है, चालक में बहने वाली धारा है, और R क्या चीज़ है, उस चालक का प्रतिरोध है जो अपने में से धारा प्रवाह करने में क्या करता है, रुकावट डालता है। सपोज दैट यदि यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, V इक्वल टू 1 वोल्ट कर दूँ, A इक्वल टू I इक्वल टू कर दूं क्या, 1 एम्पियर। मतलब क्या हुआ, मैं उस चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाता हूं, सपोज दैट, तो उस चालक के में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होती है, ठीक है। तब देखते हैं यहां पर क्या आता है, तो R इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, 1/1 1 हो गया, तो R इक्वल टू 1, ये क्या बना, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या कहलाता है, ओम, ठीक है। तो R इक्वल टू कितना आया, 1 ओम, इसी को चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। R इक्वल टू कितना है, 1। कब आया, जब हमने उस चालक के सिरों के बीच यदि 1 वोल्ट का विभवांतर अप्लाइड करते हैं, तो उस चालक के सिरों के बीच केवल 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। उस स्थिति में उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम का होगा। मतलब 1 ओम का प्रतिरोध किसको कहे, किसी चालक के सिरों के बीच यदि 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उस चालक में यदि केवल और केवल 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रही है या हो रही होती है, तब उस चालक के प्रतिरोध को हम कितना कहते हैं, 1 ओम का प्रतिरोध कहते हैं। मान लो उस चालक का प्रतिरोध 2 ओम का है, 2 ओम करना है, तो क्या होगा, हम क्या करें, उसमें 2 वोल्ट का विभवांतर लगाएं, और उसमें यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित, 2 वोल्ट की विभवांतर लगाने पर उस चालक में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है। 3 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। ऐसे ही करके यदि हमको देखें तो ये दोनों का वैल्यूएशन यदि दिया रहे, तो हम उस चालक का रेजिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। उस चालक में कितना वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस चालक में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, तो हमको निश्चित है उस चालक का रेजिस्टेंस काउंट हो सकता है, हम काउंट कर सकते हैं। चलिए, तो 1 वोल्ट क्या, हाँ 1 ओम का जो है प्रतिरोध, उसका भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए क्या होगा, तो क्या होगा, चलिए इस पर मैं मिटा दूँ, उसके बाद इस पर इधर लिख देता हूँ। चलिए 1 ओम का रेजिस्टेंस मैंने आपके नोट्स के लिए थ्योरिकल में लिखा, यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उस चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है या 1 एम्पियर की धारा बहती है, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम का होगा। यहाँ तक क्लियर। अब बात आती है प्रतिरोध को प्रभावित क्या क्या चीज़ें ऐसे जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। इस पर देखिए, प्रतिरोध को प्रभावित या प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करता है, कैसे निर्भर करता है, किसके अकॉर्डिंग वह कम होता है, किसके अकॉर्डिंग वह ज़्यादा होता है, उस पर भी काम कर ले। तो चले ये पूरा पार्ट हटा दूं, उसके बाद उस पर काम करें, अच्छे से देख ले। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आपके नोट्स के लिए। चले उसके बाद इसको मैं हटा दूँ। चलिए देखते हैं, हमारा इसमें तीसरा पॉइंट इस पर आता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या निर्भरता। प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करता है, डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चले देखिए, मैं कुछ अपने जो रोड वाली बात चली थी उस पर काम करते हैं, उसके हिसाब से लिखते हैं। तो हेडिंग डाल करता हूँ, क्या होगा, प्रतिरोध की निर्भरता, डिपेंडिंग। देखिए ये रोड है, जो चल रहे हैं उसी में चले। मैं 3-4 रोड बना दिया। चलिए आप ही लोग देख के इसमें काउंट कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस पर कोई गाड़ी चलेगी तो किसका प्रतिरोध ज़्यादा है,
यदि पूरे एक रुकावट को यदि देखें तो निश्चित है इसमें भीड़ कम है, या इस गड्ढा कम है, भीड़ कम है, बहुत सारी चीज़ कम है। इसका मतलब इसकी लेंथ कम है तो प्रतिरोध भी कम है। लेंथ बढ़ा तो वही चीज़ें बढ़ेंगी, वही सिमिलर चीज़ें बढ़ेंगे तो निश्चित है प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। इस गाड़ी को ज़्यादा रुकावट देखना पड़ेगा, ज़्यादा रुकावट का सामना करना पड़ेगा। और लेंथ को बढ़ाए तो वही चीज़ें, भाई पॉपुलेशन बढ़ गया, यहाँ पर गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी, गड्ढे बढ़ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाएंगे। मतलब जैसे लेंथ बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा सिमिलर बराबर मिला था मेरे को इसको चौड़ाई को, ठीक है। अभी लेंथ पर हम और इतना लेंथ बढ़ा दिया, और जितना बढ़ाऊंगा इसका मतलब रुकावट क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। अब इसी को चालक पर लेकर चले तो चालक के तार की लंबाई को हम बढ़ाते जा रहे हैं तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो पहला यहाँ पर डिपेंडिंग क्या होता है, चालक की लंबाई पर। और कैसे डिपेंडिंग हो रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कम हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ऐसे सिस्टम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। मतलब पहला निर्भरता क्या बना, चालक की लंबाई पर, ठीक है। चालक की लंबाई पर, लंबाई चलिए इसको ले लूँ क्या, एल, ठीक है। और ये कैसे होता है, चालक की लंबाई एल पर निर्भर करता है और कुल मिलकर आर प्रोपोर्शनल टू एल, इस तरह से होता है। मतलब अधिक लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा और कम लंबाई के चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक। दूसरी बात में आते हैं, चलिए दूसरा इस पर देखें। मैं अभी लंबाई पर लंबाई के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, लेंथ के अकॉर्डिंग। अब सबका लंबाई सेम रखूंगा मैं, थोड़ा और लंबा कर दें तो अच्छा रहे। देखिए इस पर क्या हो रहा है, चले। अब उस चालक तार के को समेट कर मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम कर दिया, ठीक है। तो निश्चित है क्षेत्रफल को कम किया, क्षेत्रफल को मैंने क्या किया, कम कर दिया। ऐसे तार ऐसे लंबा था, उसको ऐसे दबा दिया तो प्रतिरोध चौड़ा हो गया, सड़क ज़्यादा तो भीड़ और बढ़ेगा। सड़क चौड़ा हो गया एकदम तो भीड़ और बढ़ेगा, भीड़ और बढ़ेगा मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध और बढ़ेगा। सड़क को चौड़ा किया, ठीक है, मतलब क्या हुआ, लंबाई को मैंने कम किया, मतलब उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कम करते गया। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर, तो लिख देता हूँ क्या, चले दूसरा यहाँ पर आ रहा है क्या, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल ए पर। और ये कैसे हो रहा है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/e, मतलब कम है, क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल बिल्कुल कम है, चौड़ाई कम है तो प्रतिरोध रुकावट एकदम बढ़ेगा, बढ़ाते गए, ठीक। क्षेत्रफल बढ़ाए, रुकावट कम हो गया, क्लियर। मतलब क्या हुआ, किसी भी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस चालक तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसको दूसरे भाषा में जान कर रखें, मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और पतले तार का प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा होता है। और बाद में हम देखेंगे, और इस पर इसी को आधार लेकर हमारे घरों में फ्यूज भी लगाए जाते हैं, पतले तार का फ्यूज लगाते हैं। चलिए तीसरा इसमें पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरा इसमें आते हैं, चलिए चालक की प्रकृति पर। वो चालक की प्रकृति क्या है, किसका है, चांदी है, सोना है, लोहा है, कॉपर है, एल्युमिनियम है और बहुत सारे चालक है, धातु है, कोई भी धातु है, ठीक है। तो तीसरा है
चालक की प्रकृति पर, और इस प्रकृति को लेते हैं क्या, एन। एन मतलब यहाँ पर ले रहा हूँ, एन क्या चीज़ है उसको पहले डिफाइन कर लें, उसके बाद उस प्रकृति हमको समझ। एन जो यहाँ पर है उस चालक के प्रति एकांक आयतन में, उस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उस चालक के प्रति एकांक आयतन में। और हमको मालूम है जिस चालक में जितना ज़्यादा प्रति कहा जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ध्यान देना अच्छे से भाई, उसमें जितना ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि वो जितना अच्छे से तेजी से भागेंगे आगे। और बंधे इलेक्ट्रॉन भागेंगे क्या, नहीं भागेंगे। मतलब क्या हुआ, जिस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज़्यादा अधिक होती है उस चालक का प्रतिरोध उतना ही कम होता है। या ऐसा बोल सकते हैं जिस चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होती है उस चालक का प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होता है। तो मैंने क्या कहा, कम तो ज़्यादा और ज़्यादा तो कम, तो क्या बना हमारे पास, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैठता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है, R प्रोपोर्शनल टू 1/n, जहाँ पर n क्या चीज़ है, n जो है चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और चौथा डिपेंडिंग, चालक तार को गर्म करें तो गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको भी देखते हैं। चलिए क्या होता है उस पर आगे बढ़ते हैं। इस पर अभी क्या हो सकता है, चालक तार को गर्म करते हैं तो क्या होगा, तो चौथा डिपेंडिंग है कौन सा, ताप पर। जब चालक तार को गर्म करें, ताप वहां पर चलिए लिखेंगे किस पर, टी पर। ठीक, चालक तार को जब हम गर्म करते हैं तो तापीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉन जो है बहुत अधिक इधर उधर भटकने लगते, चलने लगते और टकराते हैं। और जब टकराएंगे आपस में तो उसका वेग क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ताप बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो रोड में भीड़ आएगी, और जब रोड में भीड़ आएगी तो गति में कमी होगी, और गति में कमी मतलब अवरोध होगा। तो क्या हुआ, ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, चालक तार का प्रतिरोध कम हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, चलिए देखें तो कुल मिलाकर देखते हैं। यहां पर R प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये ठीक लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि चालक तार की लंबाई पर, मतलब चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती होती है। लिख देते हैं यहां पर, चलिए प्रतिरोध लंबाई के कैसा, अनुक्रमानुपाती। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर चालक के प्रति एकांक आयतन से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों के संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, इसको तो ऐसे ही रहने दें। और ताप के कैसा होता है, इसको भी लिखें क्या, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इस तरह से देखें, जो चालक, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है इन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और चालक तार की प्रकृति, और चालक तार पर दिए गए ताप। इसी बेसिस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको बता दो जानकारी को, चांदी, सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा चालक माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि उस चांदी में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। सबसे ज़्यादा जो होता है चांदी में होता है प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए चांदी का प्रतिरोध क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और इसलिए सबसे अच्छा चालक के रूप में किसको यहाँ पर माना गया है, चांदी को माना गया। लेकिन चांदी जो है महंगी धातु है, इसलिए चांदी का उपयोग बहुत कम, या कहा जाए बाहर नहीं किया जाता। नहीं तो मालूम है आपको स्थितियाँ क्या होंगी,
ठीक है। इसलिए उसके बाद की जो है चांदी के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है आयरन, आयरन के बाद एल्युमिनियम। इन चीज़ों का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। चलिए, आज का ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा। ओके, थैंक यू।